Hello, my dear students. How are you? I hope that your studies are going on up to the mark. I am Dr. Meghwal, PGT Economics, and welcome to my channel Economics for Everyone. Today we will discuss the topic measures to correct excess demand, that is in class 12th CBSE board, and subject is introductory macroeconomics. So let's start the topic measures to correct excess demand. In our previous class we have discussed that what is excess demand. Excess demand क्या होती है इसके बारे में हमने अपनी previous class में पढ़ा है. So what is the excess demand? Excess demand is the situation when actual aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to full employment. जितनी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड की रिक्वायरमेंट है उससे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है. मतलब इकोनॉमी में वास्तव में हमें जितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए उससे ज़्यादा डिमांड हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट होती है. अब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट हो गई तो फिर हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. सो मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं कि ये इन्फ्लेशनरी गैप होता है, और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है. इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल आप जानते हैं कि महंगाई होता है, और महंगाई मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. इसका मतलब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, लोग गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन है. तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं. एक होते हैं मॉनेटरी मेजर्स, दूसरे होते हैं फिस्कल मेजर्स. और मॉनेटरी मेजर्स के वापस दो पार्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. सो व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी इज अंडरटेकन बाय आरबीआई एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई कंट्रोल करता है. एंड फिस्कल पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पॉलिसी फॉलो करती है तो वो फिस्कल पॉलिसी होती है. अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी विच करेक्ट द एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड बाय रेगुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. जो इकोनॉमी में क्रेडिट अवेलेबल है, जो इकोनॉमी में क्रेडिट की जो कॉस्ट है उसको रेगुलेट करते हुए मार्केट में मनी सप्लाई को कम और ज़्यादा की जाती है, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और इसको आरबीआई हैंडल करता है. मार्केट में मनी सप्लाई हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की तरह होती है. अगर मान लो जैसे हमारी बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो जाता है तो बीपी हाई हो जाती है, अगर ब्लड सर्कुलेशन बहुत धीरे होता है तो बीपी लो हो जाती है. तो इसी टाइप से इकोनॉमी में मनी की सप्लाई एक लेवल पे होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा मनी सप्लाई होनी चाहिए और ना ही कम मनी सप्लाई होनी चाहिए. तो इस टाइप की पॉलिसी को कंट्रोल करता है आरबीआई, और वो पॉलिसी होती है मॉनेटरी पॉलिसी. अब दूसरी जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से संबंधित होती है. इट इज़ द पॉलिसी रिलेटेड टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बजट के अंदर जो अपना डिसाइड करती है कि कितनी हमें रेवेन्यू कलेक्ट करनी है पब्लिक से और कितना हमें पब्लिक के ऊपर खर्च करना है, तो वो हमारी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है. और इसके पीछे ये टारगेट होता है कि ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट करना है. नेक्स्ट, सो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी मेजर्स? मॉनेटरी मेजर्स in which there are quantitative measures and qualitative measures. So the quantitative measures are bank rate, CRR, SLR, repo rate, reverse repo rate, open market operations. तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट है और क्वांटिटेटिव मेजर्स है. इसके अंदर CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो, SLR की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. अब क्वालिटेटिव मेजर्स जो होते हैं वो होते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे. इसके अलावा भी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मोरल सुएशन जो होते हैं वो क्वालिटेटिव मेजर्स मॉनेटरी पॉलिसी के होते हैं. सो फर्स्ट, बैंक रेट. वी हैव स्टडीड दैट बैंक रेट. व्हाट इज द बैंक रेट? इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक, दैट मीन्स आरबीआई, lends मनी टू द कॉमर्शियल बैंक. सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को मनी उधार देता है
तो जिस रेट पे देता है वो बैंक रेट होती है। जैसे कि हम बैंक से लोन लेते हैं और बैंक से लोन लिया और अब हमारा 12% इंटरेस्ट रेट लग रही है, तो जिस टाइप से हमारी 12% इंटरेस्ट रेट लग रही है उसी टाइप से कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन लेता है तो उसको भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उसको जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो हमारी बैंक रेट होती है। तो इस और बैंक रेट पे जो लोन मिलता है कॉमर्शियल बैंक को वो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। तो बैंक रेट का क्या इफेक्ट, बैंक रेट में हम किस टाइप से चेंज करेंगे जिसकी वजह से हमारी एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। टू करेक्ट एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना है, और वी कैन से इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो इन्फ्लेशनरी गैप होता है, तो इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए हमने बताया कि बैंक रेट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे। जब हम बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे तो हमारी एक्सेस डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब कैसे रिड्यूस हो जाएगी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ही हमने बैंक रेट को इंक्रीज किया देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो मार्केट रेट है जिस पे हम लोन लेते हैं वो भी बढ़ जाएगी। जब बैंक रेट ज़्यादा है मतलब कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से ज़्यादा रेट पे लोन मिल रहा है तो कॉमर्शियल बैंक भी हमें ज़्यादा रेट पे लोन देंगे तो हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। अब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाएगी तो फिर हम कम लोन लेंगे। अगर मान लो 7% पे मिल रहा है तो हम ज़्यादा लोन लेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट 10% हो गई तो फिर हम अब कम लोन लेंगे। बहुत सारे लोग हैं फिर वो लोन नहीं लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। जब बहुत सारे लोग लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, सो देयर विल बी फॉल इन मनी सप्लाई एंड इन दिस वे द इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर मान लो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो अब उस समय क्या करना है, जस्ट इसको अपोजिट समझना है, इसको बैंक रेट को डिक्रीज कर देना है। अब जैसे ही हम बैंक रेट को डिक्रीज करेंगे तो अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। अपोजिट इफेक्ट की वजह से फिर हमारी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट रेपो रेट। रेपो रेट का क्या असर, कैसा हम रेपो रेट में चेंज करेंगे ताकि हमारी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। So first we will know what is the repo rate. We have already discussed in our previous class that what is repo rate. So now we will revise that. It is the rate of interest at which the central bank, that means RBI, offers short period loans to the commercial bank. अब ये भी बैंक रेट की तरह ही है। जिस तरह से बैंक रेट पे कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन मिलता है इसी टाइप से रेपो रेट पे भी कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन मिलता है। दोनों सेम है बट देर इज सम अ लिटिल बिट डिफरेंस। व्हाट इज दैट डिफरेंस? एट रेपो रेट व्हेन कॉमर्शियल बैंक गेट द लोन एट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अगर कम समय के लिए अगर लोन लेते हैं तो वो रेपो रेट पे मिलता है, और अगर ज़्यादा समय के लिए लोन ले रहे हैं तो वो बैंक रेट पे मिलता है। तो इन दोनों में थोड़ा बस इतना सा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फ़र्क है, बाकी सिचुएशन वो की वो है। तो जो जिस टाइप से बैंक रेट हमारी डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करती है उसी तरह हमारी रेपो रेट भी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन को सॉल्व करेगी। सो व्हाट विल डू फॉर एक्सेस डिमांड? अब एक्सेस डिमांड है तो हम क्या करेंगे, अब हम ऐसी कंडीशन में जिस टाइप से हम बैंक रेट को इंक्रीज करते हैं तो रेपो रेट को भी इंक्रीज करेंगे और सेम इफेक्ट उसका पड़ेगा। तो रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया। रेपो रेट को इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए जब वो लोन लेंगे आरबीआई से तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ेगी। तो जब हमें वो लोन देंगे तो हमें भी वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे। सो देयर विल बी राइज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आफ्टर दैट जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो हम कम लोन लेंगे, और कम लोन लेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आफ्टर दैट द इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो डिमांड कम कर देंगे। तो डिमांड कम करने से फिर अब एक्सेस डिमांड नहीं रहेगी, डिमांड है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, और डिमांड नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन भी नहीं होगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस टाइप से ये प्रोसीजर वर्क करेगा। अब हम देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो।
So what is the cash reserve ratio? In short, it can be, we can say it CRR. तो हम इसको शॉर्ट में CRR बोलते हैं। अब CRR क्या होता है? It is the minimum percentage of bank's total deposits required to be kept with RBI। बैंक की जो टोटल डिपॉजिट्स है उसका कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज RBI के पास में रिजर्व रखना पड़ता है। तो कॉमर्शियल बैंक के पास में जब हमने मान लो 1 लाख रुपए जमा करवाया और 10% रिजर्व रखना है उनको, तो हमारे 1 लाख रुपए में से वो 10% मतलब 10,000 रुपये RBI के पास में रख देंगे, सुरक्षित रहेगा वहाँ पे। तो वो हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता है और ये डिसाइड करता है RBI। अब RBI ने डिसाइड कर दिया 10% रखना है, तो सभी बैंक डिपॉजिट्स का 10% RBI के पास रखेंगे। RBI ने डिसाइड कर दिया कि 5% रखना है, तो सभी बैंक अब 5% रखेंगे। तो जैसा RBI गाइडलाइन देगा उसी के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल बैंक को CRR रखना पड़ेगा और ये CRR जो रखा जाएगा वो रिजर्व बैंक के पास में रखा जाएगा। अब इसमें ये हमारी डेफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करता है? तो जो हम डिपॉजिट करवाते हैं उसमें से अगर हम रिजर्व रख देंगे ज़्यादा, तो जैसे मान लो हमने 1 लाख रुपए जमा करवाए तो उसमें से हमने रिजर्व रख दिया, कैश रिजर्व रख दिया 10% और 20% रख दिया SLR, वो इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। और तो SLR के रूप में हमने 20% रिजर्व रख दिया और CRR के रूप में हमने 10% रिजर्व रख दिया। तो टोटल हमारी डिपॉजिट का 30% तो रिजर्व रखा जाएगा। अब लोगों को जो लोन दिया जाएगा वो 70,000 में से दिया जाएगा। और अगर ये रिजर्व्स कम कर दे, मान लो SLR को 15% कर दिया और कैश रिजर्व को 5% कर दिया, तो टोटल रिजर्व हो गए 20%। तो अब बैंकों को सिर्फ 20% रिजर्व रखना पड़ेगा। अब 80,000, 1 लाख में से 20% मतलब 20,000 वो रिजर्व रखेंगे और 80,000 वो लोन दे पाएंगे। तो इस टाइप से ये कैश रिजर्व का इफेक्ट है हमारी मनी सप्लाई के ऊपर पड़ेगा। कैश रिजर्व के माध्यम से और SLR के माध्यम से हम मनी सप्लाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो CRR और SLR दोनों ही हम देख रहे हैं कि रिजर्व्स है, तो दोनों का सेम इफेक्ट पड़ेगा। अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को हमें सॉल्व करना है। मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि CRR को इंक्रीज कर देना है। वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ CRR। CRR इंक्रीज कर दिया मतलब अब ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा और लोगों को कम लोन मिलेगा। सो देयर विल बी राइज इन कैश रिजर्व्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स। जो हम डिमांड डिपॉजिट्स है हमारी, उसके लिए जो हमने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसे जमा करवाए हैं उसका कुछ पार्ट है वो कॉमर्शियल बैंक के पास में रिजर्व रखना पड़ेगा। तो वो रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा और रिजर्व ज़्यादा रख दिया हमें कम लोन मिलेगा। तो इस टाइप से देयर विल बी फॉल इन मनी सप्लाई बाय बैंक्स और इस टाइप से बैंक मनी सप्लाई को कम कर देंगे। आफ्टर दैट इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल। जब मनी सप्लाई कम है तो लोग कम डिमांड करेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स असेट्स in the form of liquid assets that is called SLR। तो जैसा कि CRR के मामले में है, हमारी डिपॉजिट्स में से कुछ पार्ट रिजर्व बैंक के पास जमा रखा जाता है। इसी टाइप से हम जो डिपॉजिट करवाते हैं उसमें से कुछ पार्ट कॉमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखते हैं, तो वो SLR होती है। और वो SLR जो होती है वो कैश में ज़रूरी नहीं है, वो कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं और सिक्योरिटीज़ में भी रख सकते हैं। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं उसमें भी रखी जा सकती है, गोल्ड में भी रखा जा सकता है और कैश में भी रखा जा सकता है, इसलिए उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विड असेट्स, जितनी भी लिक्विड असेट्स है उसमें इसको रखा जा सकता है। सो इट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और CRR जो होता है वो कैश रिजर्व रेशियो होता है, क्योंकि वहाँ पे CRR में जब हम रिजर्व रखते हैं तो सिर्फ कैश ही रखना पड़ेगा, वहाँ पे हम गोल्ड नहीं रख सकते और सिक्योरिटीज़ भी नहीं रख सकते। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR भी एक प्रकार का रिजर्व है। तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के ऊपर भी सेम इसका इफेक्ट पड़ेगा जैसा कि CRR का है। तो CRR हम इंक्रीज कर रहे थे, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, SLR को इंक्रीज करेंगे एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब SLR को इंक्रीज कर दिया, ज़्यादा रिजर्व रखेंगे, राइज इन रिजर्व्स फॉर डिमांड डिपॉजिट्स। जो हम डिपॉजिट्स करवा रहे हैं उसमें SLR ज़्यादा रखना पड़ेगा।
तो SLR ज़्यादा रख दिया, अब हमें लोन कम मिलेगा, लोन कम मिलेगा तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी फॉल इन मनी सप्लाई बाई बैंक। इस टाइप से बैंक है वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कम कर देंगे। मनी सप्लाई कम हो गई तो फिर क्या होगा, देयर विल बी लेस डिमांड फॉर ऑल कमोडिटीज इन द मार्केट। आफ्टर दैट व्हेन देयर विल बी लेस डिमांड, दैट मीन्स इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। व्हाट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस? We will revise that. It refers to the sale and purchase of securities in the open market by the RBI on behalf of government. अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, आरबी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करता है। ज़रूरत के अनुसार कभी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है और ज़रूरत के अनुसार फिर वापस उनसे परचेज भी कर लेता है। तो इस टाइप का जो सिचुएशन होती है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन होती है और ये आरबीआई करता है। और आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। जितनी भी असेट्स होती है वो गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट की असेट्स के लिए ये सिक्योरिटीज़ पेपर बनाए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है, असेट्स भी गवर्नमेंट की होती है, लेकिन काम कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करता है। तो आरबीआई इस टाइप से ओपन मार्केट ऑपरेशंस प्रोसीजर को फॉलो करता है। अब मार्केट में मनी सप्लाई को कम ज़्यादा करने के लिए वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को सेल भी कर सकता है और परचेज भी कर सकता है। तो किस मामले में सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा, किस मामले में सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगा, तो वो हम देखेंगे। अब एक्सेस डिमांड की अगर सिचुएशन है इकोनॉमी में, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा। अब सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया तो सिक्योरिटी पेपर पब्लिक के पास आ गए और मनी किसके पास आ गए, आरबीआई के पास आ गए। मान लो आपके पास में 1 लाख रुपए के सिक्योरिटी पेपर्स है और अब उसमें से क्या होगा कि गवर्नमेंट ने आपको सेल कर दिया, तो आपके पास सिक्योरिटी पेपर आ गए और आपने 1 लाख रुपए किसके पास जमा करवा दिया, गवर्नमेंट के पास करवा दिया। इस टाइप से बहुत सारे लोग करेंगे तो फिर मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी और आरबीआई लिक्विडिटी को सोक कर देगा। लिक्विडिटी जो हमारे पास है, मतलब जो खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा जो बचा हुआ है, तो वो गवर्नमेंट ले लेगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और लोग मनी सप्लाई कम होगी तो फिर लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे। इस टाइप से एक्सेस डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस टाइप से ये प्रोसीजर फॉलो होगा। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, आफ्टर दैट आरबीआई सोक्स द लिक्विडिटी ऑफ पब्लिक, आफ्टर दैट फॉल इन मनी सप्लाई एंड आफ्टर दैट इन्फ्लेशन कंट्रोल। इस टाइप से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अभी जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े वो क्वांटिटेटिव मेजर्स है। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट इसके अंदर क्वालिटेटिव मेजर है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के 2 मेजर्स होते हैं, तो इसमें ये हम ले रहे हैं क्वालिटेटिव मेजर। तो क्वालिटेटिव मेजर मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है उसको हम वापस रिवाइज करते हैं। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ कोलेटरल एंड वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो हमें बैंक लोन देता है, तो अगर हमारे पास में कोलेटरल 10 लाख रुपए की है तो बैंक हमें 10 लाख का लोन नहीं देगा, उससे थोड़ा कम का लोन देगा, क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ की प्रेजेंट टाइम में वैल्यू होती है, हो सकता है फ्यूचर में कम ज़्यादा हो जाए, तो उससे कम ही लोन मिलता है, वो होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो आपको लोन कम मिलेगा और मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी तो आपको लोन ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लो आप किसी पेपर पे ड्राइंग बनाते हैं, तो अगर आप मार्जिन ज़्यादा छोड़ देते हैं तो फिर आपको ड्राइंग बनाने के लिए कम स्पेस बचेगा, और अगर आप मार्जिन कम छोड़ते हैं तो आपको ड्राइंग बनाने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा। आपके पास मान लो 10 लाख की असेट्स है, अब उस असेट्स के बदले में आपको लोन लेना है, तो आप बैंक के पास जाओगे, आप बताओगे कि मेरे पास 10 लाख की असेट्स है, तो बैंक आपको उसमें से 8 लाख रुपए का लोन देगा। मतलब कि बैंक ने 20% मार्जिन छोड़ दिया, मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे 20% है। अब गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि अब मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% कर दो, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई व्यक्ति 10 लाख के असेट्स लेकर के, असेट्स के पेपर लेकर के जाएगा बैंक के पास, तो बैंक उसको 7 लाख रुपए का लोन देगा, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार उनको 30% मार्जिन रखना है। मतलब कि 10 लाख में से 30,000 30% होता है, तो वो तो मार्जिन छोड़ दिया जाएगा और 7 लाख रुपए का लोन मिलेगा।
10 लाख में से 3 लाख रुपए का मार्जिन छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आपका 30% वहाँ पे मार्जिन हो जाएगा, और 7 लाख का लोन मिलेगा। तो इस टाइप से मार्जिन रिक्वायरमेंट का ये प्रोसेस होता है। अब मनी सप्लाई का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट का इफेक्ट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड पे कैसे पड़ेगा? अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, उसको हमें करेक्ट करना है। अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया, मान लो पहले 10% था, अब 20% कर दिया। तो पहले 1 लाख की कोलेटरल के बदले में 90,000 लोन मिलता था, अभी 1 लाख की कोलेटरल के ऊपर 80,000 ही लोन मिलेगा, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी? 20%। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को जब इंक्रीज करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? बैंक्स गिव लेस अमाउंट ऑफ लोन टू पब्लिक। बैंक पब्लिक को कम अमाउंट का लोन देंगे। देयर विल बी आफ्टर दैट देयर विल बी फॉल इन मनी सप्लाई बाय बैंक्स। तो जब कम लोन देंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और इस टाइप से मनी सप्लाई कम होने पर डिमांड भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे एक स्टेप और जोड़ सकते हैं कि मनी सप्लाई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड विल बी रिड्यूस्ड, और फिर एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होने के बाद में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फिस्कल मेजर्स, तो अब देखते हैं फिस्कल मेजर्स क्या होता है। फिस्कल मेजर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी भी देश की गवर्नमेंट है उसको फॉलो करती है, और मॉनेटरी मेजर्स जो होते हैं वो उस देश का सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करता है। तो फिस्कल मेजर्स में हम 3 स्टेप ले रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट टैक्स, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और तीसरा बोरोविंग्स। तो अब इसमें चेंज किस टाइप से करेंगे ताकि हमारी एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन सॉल्व हो जाए। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं टैक्स। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो कि पब्लिक या प्रोड्यूसर करती है गवर्नमेंट को, और वो करना ज़रूरी होता है। जब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज होगा तो हमारा मनी है वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ज़्यादा पैसा चलाएगा, और गवर्नमेंट टैक्स अगर कम कर देती है तो फिर हम टैक्स के रूप में कम पैसा पे करेंगे और हमारे पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा। तो इस टाइप से इसका इफेक्ट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के ऊपर पड़ेगा। अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स रेट इंक्रीज कर देगी, इंक्रीज गवर्नमेंट टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ा दिया। अब गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ा दिया मतलब कि पहले मान लो हम अपनी 1 लाख इनकम में से 10,000 टैक्स भरते थे, ठीक है, और 90,000 रुपये हमारे पास खर्च करने के लिए बचते रहे। अब मान लो टैक्स बढ़ा दिया तो 10% के बजाय हम 20% टैक्स दे रहे हैं। तो 20% टैक्स देने से क्या होगा? अब हमारे पास 1 लाख रुपए में से 20,000 तो गवर्नमेंट ले लेगी, और फिर बाद में हमारे पास खर्च करने के लिए सिर्फ 80,000 ही बचेंगे। तो इस टाइप से मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। टैक्स बढ़ते ही मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, और मनी सप्लाई रिड्यूस हो गई तो फिर हम अब कम डिमांड करेंगे, और कम डिमांड करेंगे तो फिर हमारी इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। इस टाइप से ये स्टेप लिया जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो टैक्स वसूल करती है तो गवर्नमेंट की वापस ये ड्यूटी होती है कि एक्सपेंडिचर करे पब्लिक के लिए। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर किस टाइप से होगा? फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फॉर बिल्डिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, एंड फॉर रोड्स, एंड फॉर ब्रिजेज। तो ये सब चीज़ें करने के लिए गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा। आफ्टर दैट द अमाउंट स्पेंट बाई द गवर्नमेंट in various schemes for infrastructure development, that money will again reach to the public। जो भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी वो सारा का सारा पैसा किसके पास आ जाएगा? पब्लिक के पास आ जाएगा। मान लीजिए कहीं पे स्कूल की बिल्डिंग बन रही है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे काम पे जाएंगे, तो काम पे जाएंगे तो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, वेजेज मिल रही है। तो वो वेजेज मिलने की वजह से वो गवर्नमेंट का पैसा किसके पास आ रहा है? पब्लिक के पास आ रहा है। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो पब्लिक के पास में मनी सप्लाई बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी तो पब्लिक के पास में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो अब मान लीजिए इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, जो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। तो अब लोगों के पास में पैसा ज़्यादा है तो उसको कम करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, क्योंकि अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया और वो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के मेन चीज़ है कि मार्केट में हमें मनी सप्लाई को कम कर देना है।
तो इसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर देगी। अब जो हॉस्पिटल या स्कूल या सड़कें जो बन रही है वो कम हो जाएगी। तो जब गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर कम पैसा खर्च होगा तो पब्लिक को कम पैसा मिलेगा, तो मार्केट में इस तरह से मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होने की वजह से फिर अब हम कम डिमांड करेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इस टाइप से एक एक स्टेप को देखना है कि किसको इंक्रीज करना है और किसको डिक्रीज करना है, वो स्टेप बाय स्टेप समझना है और फिर इसको याद भी रखना है। नेक्स्ट, पब्लिक बोरोइंग्स। गवर्नमेंट अपना खर्च चलाने के लिए कभी कभार आरबीआई से लोन लेती है, कभी फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, और कभी कभी पब्लिक से भी लोन लेती है। जनरली पब्लिक से लोन जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, इसके माध्यम से पब्लिक से वो लोन लेती है। मान लीजिए आपने ये 10 लाख रुपए के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर लिए, तो गवर्नमेंट के 10 लाख रुपए के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपने परचेज किए, इसका मतलब आपने गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए का लोन दे दिया। अब पब्लिक से गवर्नमेंट जब लोन ले लेगी, लोन के रूप में पैसा पब्लिक से ले लेगी, तो अब पब्लिक के पास में पैसा खर्च करने के लिए कम बचेगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। तो इस टाइप से पब्लिक बोरोइंग्स का मनी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब हमें देखना है कि एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है इकोनॉमी में, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। सो व्हाट वी विल डू, दैट मीन्स गवर्नमेंट विल टेक स्टेप टू इंक्रीज द बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक। गवर्नमेंट विल टेक द बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, the borrowings will be increased। मान लो पहले गवर्नमेंट 10 करोड़ की बोरोइंग्स कर रही थी पब्लिक से, तो अब 20 करोड़ की करेगी, तो पब्लिक से ज़्यादा उधार ले लेगी। तो अब 20 करोड़, पहले 10 करोड़ के बजाय अब 20 करोड़ उधार ले लिया गवर्नमेंट ने, तो फिर अब इकोनॉमी में 10 करोड़ की सप्लाई कम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स के रूप में 10 करोड़ पब्लिक से ज़्यादा ले लिया। तो अब मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो गई। आफ्टर दैट when there will be reduction in money supply, then what will happen, the people will demand less for all the commodities, then when public's demand is less, that means inflation has been controlled। जब डिमांड कम हो गई तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, और एक्सेस डिमांड भी करेक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से हमने ये स्टेप लिए, और जिसकी वजह से हम एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। अब एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के जितने भी स्टेप है उसको आप जस्ट अपोजिट करेंगे तो वो स्टेप हो जाएंगे डेफिशिएंट डिमांड के। तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन अगर है तो जो भी स्टेप इसमें बताए गए हैं उसके जस्ट अपोजिट करना है। जैसे बैंक रेट को इंक्रीज करना है जब एक्सेस डिमांड होती है तो और अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो बैंक रेट को रिड्यूस कर देना है। तो इस टाइप से आप एक चीज़ समझोगे तो दूसरी चीज़ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया है कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण इसमें दिया है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाने की वजह से एक्सेस डिमांड होती है। फिर दूसरा कारण है इंक्रीज इन इंपोर्ट। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो फिर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। डिक्रीज इन डेफिसिट, अगर गवर्नमेंट डेफिसिट जो बजट के अंदर जो होता है अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो इसके अंदर मेन चीज़ है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, जैसा कि अभी हमने बहुत सारे पॉइंट्स लेकर इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट डेफिशिएंट डिमांड रिजल्ट्स इन। डेफिशिएंट डिमांड से क्या रिजल्ट निकलेगा। फर्स्ट पॉइंट फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। फॉल इन आउटपुट, जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी कम हो जाएगा। फॉल इन प्राइस, प्राइस भी कम हो जाएगी। और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर जो करेक्ट होगा वो होगा कि फॉल इन, ये तीनों चीज़ें हो जाएगी। ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा, तीनों चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा, और प्रोडक्शन भी कम होगा तो मार्केट में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो फिर लोगों को रोज़गार भी कम मिलेगा, और रोज़गार भी कम मिलने के साथ साथ लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं तो चीज़ों की प्राइस भी डाउन हो जाएगी। तो तीनों ही चीज़ें हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पॉलिसी रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन आपको बताई थी। तो
जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से संबंधित पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में कितना पैसा कलेक्ट करना है और लोगों के ऊपर वापस कितना पैसा खर्च करना है। तो ये पॉलिसी जो होती है वो हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है। तो इसके अंदर सही आंसर होगा बी, फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट, डेफिशिएंट डिमांड कैन बी करेक्टेड बाय रिड्यूसिंग। अगर आपके डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसको रिड्यूस करना पड़ेगा? CRR को रिड्यूस करेंगे या फिर SLR को रिड्यूस करेंगे या फिर बैंक रेट को रिड्यूस करेंगे या सभी को रिड्यूस करेंगे? तो आंसर इसका सही होगा डी, हम SLR, CRR और बैंक रेट तीनों को रिड्यूस करेंगे डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में। जैसा कि हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में अभी जस्ट पढ़ चुके हैं कि CRR इंक्रीज किया जाता है, SLR भी इंक्रीज किया जाता है और बैंक रेट को भी इंक्रीज किया जाता है जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या क्या है वो बताना है। एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसको RBI हैंडल करता है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करती है। तो फिस्कल पॉलिसी में अब ऑप्शन दिया है ए बैंक रेट, दूसरा ऑप्शन मार्जिन रिक्वायरमेंट, तीसरा ऑप्शन मोरल सुएशन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बैंक रेट, मोरल सुएशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट ये तीनों ही मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट है। तो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट एक भी नहीं है, तो इसके अंदर सही आंसर होगा नन ऑफ दीज। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन से होते हैं? तो हमने अभी डिस्कस किया था फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसके कुछ पॉइंट्स और मॉनेटरी पॉलिसी के जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। तो इसमें देखना है ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसा मेजर है? क्वांटिटेटिव है। मोरल सुएशन जो है वो क्वालिटेटिव है और चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ये भी क्वालिटेटिव है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता और मोरल सुएशन भी नहीं हो सकता और चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट भी नहीं हो सकता। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होगा वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होगा। नेक्स्ट, डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू। डेफिशिएंट डिमांड की वजह से क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? डिफ्लेशन होगा, ऑप्शन बी दिया है फॉल इन आउटपुट होगा, ऑप्शन सी दिया है फॉल इन एम्प्लॉयमेंट होगा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में डिफ्लेशन भी होगी, मतलब प्राइजेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा तो वो प्राइजेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। फिर आउटपुट भी कम हो जाएगा, जब डिमांड ही नहीं करेगा कोई तो फिर प्रोडक्शन भी रुक जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी रुक जाएगा। तो ये तीनों ही चीज़ें डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में होती है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चेकिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर रोक लगाना है, कंट्रोल करना है, तो उसका ये कि भाई हमें स्पेंडिंग कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है, तो वो किसका पार्ट होगी? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होगी। फिस्कल पॉलिसी का पार्ट क्यों होगी? कि गवर्नमेंट कितना पैसा पब्लिक से लेती है टैक्स के रूप में या बोरोविंग्स के रूप में या फिर और भी कोई मेजर है उसके रूप में, और फिर वो पब्लिक के ऊपर कितना पैसा खर्च करती है। तो ये पॉलिसी जो होती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है। तो करेक्ट आंसर बी। So thanks for watching this video. All the best for your studies.